नमस्कार एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 20 नवंबर का करंट अफेयर। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूपीएससी पीसीएस के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, व्यवगत सिद्ध का सिद्धांत संबंधित है। क्या पूछा गया है? व्यवगत का सिद्धांत जो है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य अधिग्रहण नीति से। किससे संबंधित है? ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य अधिग्रहण नीति से। जो व्यवगत सिद्धांत है उसके मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली किसी रियासत के शासक के पास कानूनी तौर पर पुरुष उत्तराधिकारी है तो कंपनी द्वारा इस रियासत का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और सेकंड जो है, झांसी के महाराजा जो गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने व्यवगत सिद्धांत का हवाला देते हुए महाराजा के दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी के सिंहासन के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? छठ त्योहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? छठ त्योहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहली यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? इस लोक त्योहार में सूर्य के साथ साथ पृथ्वी की भी पूजा की जाती है। और सेकंड दिया गया है, इस त्योहार में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। हाल ही में भारत सरकार के डाक विभाग ने छठ पूजा पर माई स्टाम्प जारी किया है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? जो 2 नंबर है वो हमारा सही होगा। इस त्योहार में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। हाल ही में भारत सरकार ने डाक विभाग में छठ पूजा पर माई स्टाम्प जारी किया है। जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि छठ पूजा सूर्य देवता और पष्टी देवी की समर्पित है और यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें न केवल उगते सूर्य की पूजा की जाती है बल्कि सूर्यास्त यानी उत्साह एवं प्रत्याशा की भी पूजा की जाती है। तो इसीलिए 1 नंबर स्टेटमेंट हमारी वो गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है? इस त्योहार में मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। छठ पूजा जिसे सूर्य पष्टी के रूप में भी जाना जाता है कार्तिक शुक्ल पष्टी को मनाई जाती है। यह पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। 19 नवंबर 2020 को कांग्रेस को केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने छठ पूजा पर माई स्टाम्प जो है जारी किया है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट जो 2 है वो सही हो जाती है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? केवल 2। तो यहां पे ये गलत कर दिया था ऑप्शन में, तो ये ठीक कर लेना, केवल 2 आएगा यहां पे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पैलकार्टिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पहले आर्कटिक के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल 2, 3 और 4 यानी यूरो साइबेरियाई क्षेत्र, भूमध्य रेखा सागरीय जो बेसिन है वो, और सहारा और अरबेरियन डेजर्ट जो है वो। कौन से? यूरो साइबेरियाई क्षेत्र, भूमध्य सागरीय बेसिन और सहारा और अरबेरियन जो डेजर्ट है वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पैलियार्कटिक इकोजोन पृथ्वी की सतह को विभाजित करने वाले 8 भागों, पहला हमारा क्या होगा? पैलियार्कटिक होगा, दूसरा नियार्कटिक होगा, तीसरा हमारा क्या होगा? तो तीसरा हमारा होगा एफोटॉपिक, चौथा हमारा होगा नेरोटॉपिक, पांचवा हमारा होगा ऑस्ट्रेलेशिया, छठा हमारा होगा इंडोमलाया और सातवां हमारा होगा ओशिनिया, आठवां होगा अंटार्कटिका। और इनमें से जो एक है, एक इकोजोन या फिर बायो जियोग्राफिक क्षेत्र, पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़े पैमाने का बायो जियोग्राफिकल विभाजन है। पहले ही आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी पर ऐसे कई इको क्षेत्र हैं। यूरो साइबेरियाई क्षेत्र हो गया एक आपका, भूमध्य सागरीय बेसिन होगा, सहारा हो गया, अरबेनियन डेजर्ट जो है वो हो गया, पश्चिमी मध्य पूर्वी एशिया हो गया आपका। आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, क्षेत्रीय तीरों पारगमन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है?
क्षेत्रीय तेरह पारगमन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है RRTS और फुल फॉर्म होगी रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम। तो इसमें पहली स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, यह सड़क पर माल परिवहन की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क सह जल परिवहन प्रणाली है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, हाल ही में दिल्ली एनसीआर में इस परिवहन प्रणाली को अपनाने के लिए $500 मिलियन के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी, केवल 2। क्षेत्रीय तेरह पारगमन प्रणाली जो है उसका उद्देश्य है सड़क परिवहन पर क्यूंटर्स की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क सह रेल परिवहन प्रणाली का विकास करना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा होगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। क्या पूछा गया है आपसे, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ई संजीवनी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टेली परामर्श सुविधा प्रदान करना। क्या होगा, टेली परामर्श सुविधा प्रदान करना। जो ई संजीवनी है डॉक्टर टू डॉक्टर टेली परामर्श सुविधा है और इसके तहत वर्ष 2022 तक हब एंड स्पोक, कौन सा, हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श प्रदान करने की योजना बनाई गई है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी कि HWCI हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा जो है योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आपको दी गई है, मनरेगा भारत में सभी परिवारों को 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। सेकंड स्टेटमेंट आपको दी गई है, अधिनियम 60-40 के न्यूनतम मजदूरी सामग्री अनुपात को निर्धारित करता है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, मनरेगा को मुख्य रूप से ठेकेदारों की मदद से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, केवल 2। अधिनियम 60:40 के न्यूनतम मजदूरी सामग्री अनुपात को निर्धारित करता है। जो मनरेगा है वो विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो भारत में सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के अकुशल रोजगार को गारंटी प्रदान करता है। और इसके तहत जो है सड़क, नहर, तालाब और कुओं जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्य किए जाते हैं। और अधिनियम जो 60:40 के न्यूनतम मजदूरी सामग्री अनुपात को निर्धारित करता है। और मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। ठेकेदारों की भागीदारी जो है यहाँ पे प्रतिबंधित है। जो गांव का सरपंच होता है वो सब कुछ इसके अंतर्गत देखता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा होगा, हाल ही में समाचारों में चर्चित लायसाइट है। क्या पूछा गया है, हाल ही में समाचारों में चर्चित लायसाइट है। तो क्या है ये लायसाइट, फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। हमारा ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे, फ्रांस में धर्म निरपेक्षता। जो लाइसाइट है वो धर्म निरपेक्षता का फ्रांसीसी शब्द है। लाइसाइट जो वो क्या है, धर्म निरपेक्षता का फ्रांसीसी एक शब्द है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, खसरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा गया है, खसरा से रिलेटेड कौन से यहाँ स्टेटमेंट है। तो देखिए आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि खसरा से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो पहली आपको दी गई है, खसरा वायरस से होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। क्या कहा गया है, खसरा जो है वायरस से होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, यह एक वायुवाहित बीमारी है जो संक्रमित लोगों के खांसी और छींक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। और तीसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है, विश्व भर में खसरे के मामलों में अत्यधिक कमी आई है और वर्ष 2019 में विगत 10 वर्षों में सबसे कम मामले सामने आए हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2, यानी पहली और दूसरी स्टेटमेंट है वो खसरे से रिलेटेड है, यानी कि खसरा वायरस से होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है
और यह एक वायुवाहित बीमारी है जो संक्रमित लोगों की खांसी उनके छींक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। भारत उन 6 देशों में शामिल था जिनमें सबसे ज्यादा शिशु थे जिन्हें खसरे का टीका नहीं प्राप्त हुआ था, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के रोग नियंत्रक और रोकथाम केंद्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में विश्व भर में इस संक्रामक वायरल बीमारी की विगत 23 वर्षों में सर्वाधिक मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं। आफ्टर दैट इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे फिर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए भारत आर्कटिक में एक स्थायी स्टेशन स्थापित करने वाला एकमात्र देश है। दूसरी स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है, नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत को पहली बार 1991 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया था। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है आपकी, पर्यवेक्षक का दर्जा उन संस्थाओं को दिया जाता है जो आर्कटिक परिषद के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं, जिसमें वित्तीय योगदान करने की क्षमता भी होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। जो पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट दी गई है वो होंगी, क्या कहा गया है आपको यहां पे, भारत वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए आर्कटिक में एक स्थायी स्टेशन स्थापित करने वाले अनेक देशों में से एक है। स्टेशन का उपयोग पिछले 1 दशक में विभिन्न प्रकार के जैविक, हिमोलॉजिकल और वायुमंडलीय तथा जलवायु जो विज्ञान अनुसंधान परियोजनाओं के लिए किया गया है। उत्तरी ध्रुव से लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण में नॉर्वे के स्वालबार्ड में, कहां, नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित हिमाद्री रिसर्च स्टेशन को जुलाई 2008 में शुरू किया गया था। गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एवं ओशन रिसर्च स्टेशन पर शोध गतिविधियों को समन्वित करने वाला नोडल संगठन है। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कभी कभी समाचारों में चर्चित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने के लिए निहर्त घोषित करना, निहरता को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सशक्त है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का निर्वाचन आयोग। क्या होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अगर किसी को दोषी अगर ठहराया जाता है तो उस पर कौन रोक लगा सकता है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो हमारे इंडिया का, वो उस पर रोक लगा सकता है। जो आरपी अधिनियम की धारा 11 के विधायी इरादे का हवाला देते हुए भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसने कहा था, यानी कि ईसीआई ने कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विधायिका ने अपनी साझेदारी से इस आयोग में यह शक्ति निहित करने के लिए आवश्यक समझा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक निश्चित रूप से असाधारण परिस्थिति या फिर अधिकृत करती है कि वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित सामान्य निहरता को इस असाधारण शक्ति का प्रयोग करके समाप्त किया जाना चाहिए या फिर उसको कम किया जाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है। उसके बाद में हम करेंगे 21 नवंबर का करंट अफेयर। तब तक के लिए बाय बाय।